फिर ऐसा होता Happy था, 3 दिन मैं Christmas हॉस्पिटल में रहती Day. थी और 4 दिन रूम में। हॉस्पिटल आना जाना लगा ही रहता था। और एक दिन मम्मी का डिस्चार्ज हो गया ওরে और বাবা वो लोग যত कहे आप বড় ভুল घर বার पे করছে। लेके जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इन्फेक्शन बिल्कुल ना हो, पूरा आइसोलेट करके रखना होगा। मैं जब पापा नहीं थे मेरे साथ, मैं और मम्मी ही थी। मैंने अपनी लाइफ ভাইঙ্গা নেন में না भाईंगा नेन। कुछ ऐसी घटनाएं বাবাই দিব देखी है বাবাই ना, দিব। যার দাও করে দাও দাও अभी দাও भी দাও मैं দাও। सोचती हूँ तो मुझे लगता है एक पूरा আগা खौफ है। আগা। হ্যাঁ उसके ভিডিও করো হ্যাঁ मैं मम्मी को लेके এই যে आई, প্রমাণ হলো আপনি रात সবচেয়ে को কালে सोए প্রমাণ हम लोग, क्योंकि हम এই যে लोग প্রমাণ আপনি তো আমার আগে খাওয়ার নাই मम्मी को आइसोलेशन में रखना था, इसीलिए मैं मम्मी के पास नहीं जाती थी। अगर जाती थी तो मास्क लगा के जाती थी। নে মা নে हम लोग মিষ্টি নে अलग তোরা अलग খাওয়াই बेड पे দিতেছে। सोते थे। सुबह मुझे তুমি एक টিভিটা ऐसी খাওয়াই দাও, आवाज টিভিটা दाও, টিভিটা कान दाও। पे आई, क्योंकि एक बार मैं भुगत चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं এটা খাওয়াবি মারে। नहीं भूल सकती मम्मी की वो रूप। मुझे लगा फिर से আস্তে 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 জল ब्रेन জল हैमरेज हो गई है, क्योंकि मम्मी एक अलग ही रूप में थी। कैसे हाथ पैर सब कुछ उल्टा हो गया था। एक लिप्स उनकी टेढ़ी हो चुकी थी। फिर किसी तरीके से मैंने भगवान का नाम लेते लेते मम्मी को, और हॉस्पिटल के कुछ लोग ऐसे भी थे ना, मुझसे इतनी इतनी जान पहचान हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की। एक को मैंने कॉल किया कि मेरी मम्मी को ऐसा हो गया है, प्लीज एम्बुलेंस भेज दो। उसने एम्बुलेंस भेज दिया। फिर मैंने मेरी मामा को कॉल किया कि आप प्लीज आ जाइए, क्योंकि पापा तो अभी नहीं आ सकते, क्योंकि पापा को पता था कि मम्मी को कल ही टीचर्स करके लेके गए, क्योंकि पापा घर पे अकेले थे। इसलिए मैंने उनको टेंशन देना ठीक नहीं समझा। फिर मम्मी को मैं हॉस्पिटल में लेके गई, उनको वहाँ पे एडमिट करवाए। फिर उन्होंने कहा कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट ना आने तक आपको वेट करना है। फिर न्यूरोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई ब्रेन हेमरेज नहीं है, या फिर इनकी कोई इडिमा नहीं है। इडिमा मतलब अगर आपके माथे पे कोई फ्लूइड जमा हो गई है और किसी तरीके से आपके बॉडी उसको डिसॉल्व नहीं कर पा रही है, तो इसे इडिमा कहते हैं। तो कोई इडिमा नहीं है, ये सीजर है। तो उन्होंने कहा इनका मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं, आप 3 दिन यहाँ पे रहना होगा, हम देखेंगे इनकी प्रोग्रेस। तो उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छा थी, तो उन्होंने फिर हमें घर पे भेज दिया। कुछ दिन जाने के बाद उनकी जोड़ों में, मतलब जो नी है वहाँ पे ना, इतना ज़्यादा वो स्वेलिंग हो गया। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि ऑर्थो को दिखाओ। ऑर्थो ने कहा कि यहाँ पे फ्लूइड जमा हो गए हैं। मतलब उन दिनों मम्मी को कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था, एक ना एक प्रॉब्लम आ ही रही थी। फिर जो हेमाटोलॉजिस्ट थी, उन्होंने ही मम्मी का वो जोड़ों का भी ट्रीटमेंट किया। उन्होंने कहा कि एस्ट्रॉइड देना होगा, और उन्होंने देख के एस्ट्रॉइड स्टार्ट किए। फिर जब बंद किए तो पहले 2 डोज देते थे, उसके बाद एक किए, उसके बाद हाफ किए टैबलेट को, उसके बाद 1/4 किए, उसके बाद जाके उन्होंने ऑफ किया एस्ट्रॉइड को। उसके बाद मुझे बुला के बोले कि मेरी बात मानो तो तुम लोग एक बार मुंबई लेके जाओ इनको, इनको एक सेकंड ओपिनियन की जरूरत है। मुझे तब भी पता नहीं था कुछ भी। हम लोग सब कुछ जोर तोड़ मरोड़ के रेडी हो रहे थे। उन्होंने कहा था कि अप्रोक्स 1 करोड़ की, मतलब खर्च होगी, क्योंकि इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। बोन मैरो अपने ही भाई बहन दे सकते हैं अगर इनके साथ मैच होती है तो, नहीं तो इनके जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं। अगर इनके जो बच्चे हैं वो देंगे, तो क्योंकि एक बच्चे के बॉडी में जीन, मतलब डीएनए उसके मम्मी का भी होते हैं, उसके पापा का भी होता है, ऑलमोस्ट हाफ हाफ करके।
तो इसीलिए हाफ ही मिलेगा बच्चे से। इसीलिए अगर दोनों में से तुम बहनों में से अगर कोई तुम्हारे मम्मी के साथ मैच होते हैं, मतलब मैच होते हैं अगर, तो तुम लोग बोन मैरो जो दोगे तुम्हारे मम्मी को, उससे 50% चांसेस होगा तुम्हारे मम्मी के ठीक होने का। और उस पे खर्चा और ज्यादा है, मतलब 1 करोड़ 20-30 लाख है। तो हम लोग कुछ ना सोचते हुए क्या होगा सब बाद में छोड़ के हम लोग निकल पड़े मुंबई की ओर, टाटा मेमोरियल। पहले दिन मैंने, तब मम्मी चल फिर पाती थी, मम्मी को किसी तरीके से बिठाया, क्योंकि मम्मी बहुत वीक थी इसलिए व्हीलचेयर में लेके गए। मुझे पता नहीं था एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक इतना बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, एम्पायर ही कह सकते हैं उसे, उसमें व्हीलचेयर की इतनी तंगी होगी मुझे सच में आइडिया नहीं था। क्योंकि मैं कभी मम्मी को पहले व्हीलचेयर पे घुमाती थी, तब नहीं घुमाती थी क्योंकि मम्मी चल पाती थी। थोड़ा ऊपर जाने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए मुझे व्हीलचेयर की नीड थी, क्योंकि लिफ्ट में भी मम्मी खड़ा नहीं हो पाती थी तब। तो मैंने वहां पे व्हीलचेयर पे लेके जाके एक जगह बिठाया, पापा को मम्मी के साथ रखा, और पूरे दिन मुझे याद है मम्मी सिर्फ 2 बिस्कुट का पैकेट खत्म की और पानी पी, और पूरा दिन डबल मार्क्स में थी क्योंकि उनको इन्फेक्शन का डर था। फिर डॉक्टर के पास जब हमारी बारी आई हम लोग गए, 211 नंबर पे हमारी नंबर थी। तो उन्होंने मेरी मम्मी की केस, क्योंकि डॉक्टर मेरे जो पहले हेमाटोलॉजिस्ट थे मम्मी के, उन्होंने बता दी थे कि सब कुछ फाइल तुम लेके जाना, सब कुछ जितना भी बोन मैरो हुआ है, जितना भी सीबीसी, सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा, पूरा केस को स्टडी किया, मुझसे पूछा, जीजा जी से पूछा। हम लोग 4 ही जन गए थे, मैं, मेरी जीजा जी और पापा और मम्मी। जीजा जी से पूछा, फिर मुझे कहा कि आई एम सॉरी, आप अपने पेशेंट को घर पे लेके जाइए, क्योंकि हम आपकी मम्मी को नहीं बचा सकते, क्योंकि जो ट्रीटमेंट इन्हें मिल रही थी ये वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट है इनके लिए, इससे ज्यादा हमारे लिए भी कुछ करने का नहीं है। तो वहां से मैं एक आशा लेके गई थी कि कुछ तो होगा, लेकिन जब निकली पूरा निराश हो गई। लेकिन मैंने मम्मी को तब भी कुछ पता चलने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मम्मी को पता चलती कि उनको ब्लड कैंसर है, वो नहीं जी पाते। तो मैंने किसी भी तरीके से उनको होटल रूम में लेके आई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आप जल्द से जल्द इनको घर पे लेके जाइए, नहीं तो घर पे भी नहीं ले जा सकते, इनका कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। तब भी मम्मी के बुखार था 1023, उनका बुखार जस्ट मानो नॉर्मल हो चुका था। मम्मी भी कुछ मालूम नहीं करती थी उतना बुखार होते हुए भी। फिर हम लोग जो टाटा मेमोरियल के एट्रैक्ट है वहां पे लेके गए मम्मी के फाइल को, कि शायद वहां पे कोई सोल्यूशन हो, कोई रिसर्च पर्पस के लिए ही मम्मी का ट्रीटमेंट हो। लेकिन वहां से भी हम लोगों को भेज दिया गया कि आपके मम्मी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं फिर हम लोग अगले सुबह फ्लाइट लेके गुवाहाटी पे आ गए, और जो पीबीएस हेमाटोलॉजिस्ट था उन्होंने कहा कि एक टैबलेट है जो बहुत पहले दिया जाता था एक पेशेंट को, जस्ट नॉर्मल टैबलेट है, 500 रुपए की पूरी डिब्बी आती थी, उसमें 21 टैबलेट होता था। तो तुम इसको एक बार ट्राई करो। लेकिन
शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 15-15 दिनों में मम्मी का ब्लड देने के लिए जाना होता था। मम्मी की पूरी बाल झड़ गए, मम्मी की बॉडी फूलने लगी, उनके यूरिन में भी ब्लड जा रहा था, टॉयलेट में भी ब्लड जा रहा था। उसके बाद उनकी जो वॉमिटिंग थी वो भी ब्लड ही था। तो लास्ट टाइम मैं जब 15 अगस्त 2024 को मम्मी को ब्लड देने के लिए ले गई, क्योंकि मम्मी का हीमोग्लोबिन लेवल था 6। तो डॉक्टर देख के यही बोले मुझको, जो मतलब हॉस्पिटल डॉक्टर थे, क्योंकि हम डीएमसीएच मतलब धुबरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ही लेके गए। तो उन्होंने कहा, मैं बिलीव ही नहीं कर सकती, जिनका पल्स रेट इतना लो है, जिनका इतना ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी ब्लड नहीं बना पा रही है, फिर भी इनका हीमोग्लोबिन 6 है। तुम शुक्र करो, क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन 1 या 2 हो सकता था, लेकिन इनका 6 है। और पता नहीं मेरे मम्मी इतना शक्तिशाली थी अंदर से, मतलब उनकी बॉडी में इतना प्रॉब्लम होते हुए भी मन की शक्ति उनका इतनी थी। हर रोज वो भगवान के मंदिर में जाके पूजा करती थी, बस एक ही आराधना करती थी, प्लीज भगवान मुझे ठीक कर दो, मुझे मेरे दूसरे बेटे को शादी करवानी है। और हर बारी में पापा ने कहा कि बेटा, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तू रेस्ट कर ले। और मैंने रेस्ट कर ली। और 25 अगस्त 2025 मैंने मेरी मम्मी को खो दी। और 22 अगस्त को उन्होंने रात में मुझसे कहा कि बेटा, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे छोड़ दे, मैं अब जाना चाहती हूँ। और मैंने भी कहा, ठीक है मम्मी, मैं तुम्हें हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करती हूँ। उस दिन हर एक को, मेरी फैमिली के सबको, हर एक को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के चली गई। सबको सब हिसाब किताब, सब कुछ, किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ समझा दिया। और कहा कि मेरे सामने ना तू गीता पाठ करना। और वो ना हरि नाम जपते थे। जब हरे कृष्ण कहते कहते उनको बीच में आवाज नहीं आते थे या फिर याद नहीं होता था, वो जय 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 कहते थे। फिर 24 को उ- उन्होंने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं खाई। और 25 की सुबह वो 9 बजे चले गए। और उनकी कहे मुताबिक मैं सुबह ही गीता पाठ करने के लिए बैठी थी उनके ही पास, क्योंकि उन्होंने कहा था 22 के ही रात को कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, सुबह सुबह उठना, लड्डू गोपाल को सेवा लगाना, पापा को चाय बना के देना। फिर पापा ने कहा कि तुम चाय नहीं पियोगी? तो मम्मी ने कहा हाँ, मैं भी चाय पीऊंगी, सब चाय पी लेना। और जब मैं कुछ खा पी ना सकूं तो मेरे मुंह में गंगा जल देना, जो
हमारे घर का मंदिर है, उसके फ्रिज के अंदर ही गंगाजल रखी हुई है। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ वो रात को। हर एक कही कही बात 25th को साकार हुई थी, लेकिन मेरी मम्मी कुछ नहीं खाई। जब सब लोग मुझे बोल रहे थे तू तेरी मम्मी के कान में बोल, মা আমি তোমাকে সব রেসপন্সিবিলিটি থেকে মুক্ত করলাম, নইলে তোর মা যাইতে পারতেছে না। मैंने भी ठीक वही किया। मैंने अपनी मम्मी के कानों में कहा, माँ मैं तुम्हें हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करती हूँ। और मैं खो बैठी सब कुछ। मैं एक स्टूडेंट से होम मेकर बन गई। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी खो बैठी। मैं मेरा बैकबोन खो बैठी। मैं मेरी दुनिया खो बैठी। मैं मेरी छाया खो बैठी। आज 1 साल हो गए और मुझे उस घटना से निकलने में ऑलमोस्ट 7 या 6 मंथ लग गए। मैं उबर ही नहीं पा रही थी, खा रही थी, पी रही थी, घर का सब काम कर रही थी, लेकिन मैं ये सोच नहीं पा रही थी कि मैं मेरी मम्मी को खो चुकी हूँ। फिर सब लोगों ने कहा कि ऐसा सोचना बंद कर, नहीं तो तू पागल हो जाएगी। मुझे साइको प्रॉब्लम होने लगा, मुझे पैनिक अटैक आने लगा। फिर पता नहीं कैसे दिन कटने लगे, सब कुछ चल रहा था। फिर मैंने एहसास किया, अरे मैं कितनी बुद्धू हूँ। जिस दिन मम्मी की चिता जली उसी रात को मैं खाना भी खा के सोई। जो भी हो, फल हो, पानी हो, खाया तो था ना। भूख इतनी भी सहन नहीं कर पाई कि बिना खाए या फिर मम्मी के याद में खाना पीना छोड़ तो नहीं पाई। मेरे हाथ में एक जिम्मेदारी थमका के चले गए, तेरे पापा को कभी छोड़ना मत, हमेशा ख्याल रखना। मैं बस आज भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी मैं मेरी मम्मी की हर बात को रख पाऊँ, हर एक चीज जो उन्होंने कही थी। मैंने अपनी लड्डू गोपाल को भी पूजा देना बंद कर दी थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पता नहीं कहाँ से रियलाइजेशन हो गया कि मम्मी ने जो काम मुझे सौंप के गए हैं वो तो मुझे करना ही है। अब मुझे ना कोई भी भगवान से या फिर किसी भी लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो मुझे जॉब भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझे जॉब चाहिए तो फिर मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत बहुत मन था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब मुझे मिले, लेकिन मैं अब कोशिश नहीं करती हूँ। मैं अब पढ़ाई के लिए अपने घर को नहीं भूलती हूँ, जितना हो सकता है करती हूँ।
खुद को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर कोई कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं दिन ब दिन फिर से डिप्रेशन में जाऊंगी। तो मैं चल रही हूँ, और आज पक्का 1 साल हो गया मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा मेरे साथ है। मैं बस यही चाहूंगी कि उनकी मन की शक्ति मुझे मिले। अब प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, बस उसे संभालने की शक्ति हो, इतना ही। क्योंकि मुझे तो अपनी लाइफ से ये तो पता चल गया, कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता। जो चीज तुम्हारे किस्मत में लिखी हुई है ना, कोई भी नहीं छीन सकता। ना छीन सकता है, ना उसे बदल सकता है। मेरे किस्मत में ही ये था। मैं आज भी जो भी करती हूँ मेरे किस्मत में ही करती हूँ। जो भी हो रहा है, जो भी होगा, मेरे किस्मत। चाहे मैं पूजा करूं या ना करूं, जो मेरे किस्मत में है बस वही। बस कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई ऐसे अपराध ना हो जाए। बस एक अच्छी इंसान बन सकूं, और कुछ नहीं चाहती। और मेरी लाइफ में एक बात तो मैंने समझ ली कि जिसकी आयु जितना होती है ना, बस उतने ही दिन वो दुनिया में रहते हैं। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये कौन सी प्रॉब्लम में हूँ, सबके साथ होता है। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से या फिर मेरी कर्ज से ज्यादा हो गई, या फिर हो सकता है कि पूरा डिफरेंट ही है, कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका जो खालीपन है ना, मैं ये एक बात दावा करके कह सकता हूँ, अगर आपके पास माँ है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आए आप उससे निकल सकते हैं। अगर मैं कभी भी देखती हूँ ना, अभी किसी किसी के पास माँ होते हैं, लेकिन उनका उनका आदर सम्मान या फिर उनका इम्पोर्टेंस इतनी कम होती है। और मुझे लगता है एक बार मुझसे पूछ के देखो, माँ ना होने का दर्द क्या होता है। हर एक के लाइफ में ना प्रॉब्लम बहुत अलग है। चलो और कह दो किसी ने हाय। मुझे ये बात कही थी कि अगर तुम समझ रहे हो कि अरे तुम तो कष्ट में हो, सबाई भालो ऐसा थाइको। नहीं है। पूरी दुनिया ही किसी ना किसी कष्ट बाय में बाय। तो है, लेकिन तुम्हें जीना है। तुम प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते। পইরে গেছিলা? मैं মনে আছে ফিফথ ফ্লোরে পইরে গেছিলা सुसाइड যে? नहीं कर सकती, হ্যাঁ? लेकिन मैं ये प्रार्थना ও মা, जरूर कर सकती हूँ कि भगवान, ফিফথ ফ্লোরে পইরে গেছিলা যে মনে আছে মা? जब मेरा टाइम आएगा, কও না। बस तू ही मुझे लेके হ্যাঁ आना, কও নাহলে না কও। और एक बार मेरी माँ মনে से আছে? मुलाकात करवा देना। किसी किसी को मेरी হ্যাঁ? ये बात কারো लगता দেখো है কি कि আছে मैं এখানে? डिप्रेशन में जा रही हूँ, হুম? लेकिन सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। চলো উঠো, অনেক और ঘুমাইছো তো আজকে। मेरा ऐसा है ना कि কও না। मेरी लाइफ में से माँ वर्ड ही ফিফথ ফ্লোরে चले যে गई। পইরে গেছিলাম মনে আছে सेम কেবিনে? एज আমি যে ঘুমাইছিলাম? मेरे হ্যাঁ? जो ও মা, होने वाले কও না মনে আছে? हस्बैंड है, उनके साथ भी है, क्योंकि वो আছে? तो मुझसे হ্যাঁ? बहुत पहले। নাই না? मेरा तो सिर्फ एक নাই साल না? हुआ है। मेरी जिंदगी कितनी আছে। कितनी তুমি कठोर बन যখন गई है, বাথরুমে और গেছো আমাকে उनका ডাক দিছিলা? उनका तो 5 साल हो गया है। হুম? लेकिन क्या है पता है, एक দিছিলাম মা ডাক, বাথরুমে যখন लड़के के গেছিলাম? जिंदगी में ना, हमारे इंडियन रिलेशन के হ্যাঁ? बात कर रही हूँ, एक लड़के की जिंदगी में शादी के একা बाद বাথরুমে গেছো? शायद उसकी वाइफ उसकी माँ আমাকে की ডাক দাও जगह নাই না? थोड़ी सी तो দিছিলা? खालीपन दूर कर सकती है। लेकिन কে ডাক দাও নাই? एक लड़की के जीवन में अगर কে ডাক দাও নাই माँ মা? नहीं है ना,
ওদিন মাথায় ব্যথা तो পাইছিলাম মা কোনোখানে? कुछ भी नहीं है। হ্যাঁ মা, उसकी माँ ও के মা, तरह कोई और उसे नहीं মাথায় ব্যথা समझ পাইছিলা सकता। ওদিন? এই জায়গায় ব্যথা कभी পাইছিলা? भी वो खालीपन नहीं मिटा হ্যাঁ, सकता। अल्टरनेटिव মিষ্টির बनने ডাক की দে आप মা, যে तक তুমি কও ওদিন कोशिश মাথায় कर ব্যথা रही हो। পাইছিলা কোনোখানে? তাহলে তুমি যে পুইরে গেলা, बस কেমন করে পুইরে গেলা? হ্যাঁ, आई एम ভাব পিছলে सॉरी। গেছিল शायद मैं নাকি মাথা ये ঘুরাইছিল? कहानी आप लोगों के साथ হ্যাঁ शेयर नहीं करना चाहती, या হ্যাঁ, फिर किसी किसी को लगेगा कि क्यों ही ये লাল सब মগের कह মধ্যে रही है, क्यों क्यों ही সাপ ये सब ছিল, शेयर कर रही है। मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूँ, ওইটা ধরছিলা? सच बोल रही हूँ, लाइफ হ্যাঁ, किसी के लिए भी नहीं रुकती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, তুমি যে পেচ্ছাপ आपको টেচ্ছাপ কইরা পা बस ধুইছিলা? कुछ भी ना सोचते হ্যাঁ, हुए उन हालातों को पार পা करना ধোয়ার है। পরে মাথা ঘুরাইছে নাকি তুমি স্লিপ কাটছো, और পিছলা খাইছো? ऐसा नहीं है कि बस आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, हर एक के लाइफ में नए नए, आपसे भी खराब, পিছলা खाइছো? या फिर आपसे कम, या फिर आपकी सिचुएशन से अलग बहुत सारी प्रॉब्लम ওর है। জন্য পড়ে गেছো? लेकिन सब মাথায় लोग ব্যথা जी পাও কেন रहे हैं ना, কোনোখানে? बस इसी वजह से आपको এই জায়গাগুলা, मोटिवेट এই জায়গাগুলা, करते हुए और खुद भी मोटिवेट होते हुए मैं মা ये এই वीडियो কানে, शेयर कर रही हूँ। কানের এই और জায়গাটা अभी भी ব্যথা मैं পাইছিলা? मेरी माँ के ऑल्टरनेट नहीं बन হ্যাঁ, पाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। এই জায়গাগুলো দিয়ে ব্যথা लेकिन পাইছিলা মা? ये तो सच है कि হ্যাঁ, एक होम मेकर्स की ना लाइफ মনে নাই? সকাল সকাল পড়ছো, হ্যাঁ, ওটাই কইতেছি। ব্যথা পাইছিল কোনোখানে? কোমর বাদে কোনখানে ব্যথা পাইছো? হুম, এই যে এই হাতে ব্যথা পাইছিলা, এই হাতে ব্যথা পাইছিলা? হ্যাঁ, এই হাতটায় ব্যথা পাইছিলা? এই হাতটায় হ্যাঁ, হাতে ব্যথা পাইছো? কোনখানে ব্যথা পাইছিলা? অত কি লাগে? অত কিছুই লাগে না, খায় নাও, হ্যাঁ, উঠো। হইল সুখ বলে আমার কৃষ্ণ যশোদারও জীবন, শাড়ি বলে আমার রাধা জীবনেরও জীবন, নইলে শূন্য জীবন। সুখ বলে আমার কৃষ্ণ জগত চিন্তামণি, শাড়ি বলে আমার রাধা প্রেম পদায়নী। সে তোমার কৃষ্ণ জানে, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ বাসি করে গান, শাড়ি বলে সত্য বটে বলে রাধারে নাম, নইলে মিছায় গান। সুখ বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু, শাড়ি বলে আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু, নইলেকে তারে গুরু। সুখ বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারি, শাড়ি বলে আমার রাধা প্রেম